गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, वो काफी डिफिकल्ट टेरेन से होके गुजरता है। वहां पर आपको पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं, कुछ नदियां भी हैं, कुछ वैलीज भी हैं। और इसी वजह से आपको नोटिस करने को मिलता है कि बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन और साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से यहाँ पे कैरी आउट करी जाती हैं। और कई बार इस बॉर्डर को प्रॉपर ढंग से यहाँ पे फेंस करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अपने आप में जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। अब पिछले कुछ टाइम से बांग्लादेश की तरफ से बहुत ज़्यादा घुसपैठ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक बड़ा ही अलग सा एक इनिशिएटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो पता क्या है? वो है रिगार्डिंग रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब यानी कि हम लोग हो सकता है स्नेक्स या क्रोकोडाइल का इस्तेमाल करें। अब उससे पता क्या होगा? जो ये आपका रीजन है, यहाँ पर पानी के अंदर आपके क्रोकोडाइल्स, आपके स्नेक्स हुआ करेंगे। अब अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, कोई एंटर करने की कोशिश करेगा, कोई इलीगल इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में यहाँ पर जो स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स हैं, वो यहाँ पर इस चीज को रोक देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये इतना अलग सा आइडिया किसका है? देखो, यहाँ पर एज पर द बीएसएफ हेडक्वार्टर्स, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्हीं के डायरेक्शंस के ऊपर ही ये चीज सोची जा रही है। पर प्लीज समझना, अभी सिर्फ ये प्रपोजल आया है हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से। अभी यहाँ पर इसको फीजिबिलिटी इसकी करी जा रही है, क्योंकि देखो बीएसएफ के जो ऑफिशियल्स है ना, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो है कि आखिर रेप्टाइल्स आएंगे कहाँ से? ये स्नेक्स, ये जो क्रोकोडाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से आएंगे? फिर उनका कितना फायदा होगा? प्लस एट द सेम टाइम इस रीजन में बहुत सारे लोकल लोग भी रहते हैं। लोकल लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, क्या ये किसी ने सोचा? राइट। तो एक आइडिया आया है, लेट अस सी कि कैसे आगे आने वाले टाइम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, सो दैट ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है इसको यहाँ पे रोका जा पाए। आप लोग क्या मानते हो? आप लोगों का क्या सुझाव है इस पर्टिकुलर सजेशन के रिगार्डिंग? आप जरूर कमेंट्स में यहाँ पे बताइएगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो प्रारंभ 2029 बैच है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो बैच है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे एक स्ट्रक्चर ढंग के अंदर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बैच बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा। अब इस बैच के अंदर आप नोटिस कर पाओगे, पहले साल में आपकी एनसीईआरटीज, दूसरे साल में आपकी जीएस क्लासेज, आपकी सीसेट क्लासेज, आंसर राइटिंग क्लासेस, ये सब होंगी। और तीसरे साल के अंदर आपका ऑप्शनल और बाकी जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से रिवीजन करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो बच्चे 7 अप्रैल तक यहाँ पर इसके अंदर एनरोल करते हैं, तो उनको पीडब्ल्यू ऑफिसर्स बैग भी यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके फायदे की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलती है, आपको जो बुक्स हैं आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं, ये सारी बुक्स की आपको हार्ड कॉपीज आपको मिल जाती हैं। राइट। तो ये जो कोर्स है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 6 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज रिगार्डिंग इंडिया अजरबैजान रीसेट डिप्लोमेटिक टाइज। थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड यूजिंग द मैप। देखो, सबसे पहली बात, हम चलते हैं अजरबैजान। अब देखो, अजरबैजान के कॉन्टेक्स्ट में आप नोटिस करिएगा, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने आप लोगों को ना कई बार कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। क्या आप लोगों को याद है? देखो, जब हम बात करते हैं ना कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज की, तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे, यहां पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, जो यहां से इसका बॉर्डरिंग कंट्री है। यहां से आपका कजाकिस्तान हो गया, यहां आपका अजरबैजान है, यहां पर आपका ईरान है, और यहां पर एक और देश है। क्या आप लोग बता सकते हो मैं किस देश की बात कर रहा हूं? दोस्तों, ये जो देश है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। राइट। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग। तो ये 5 देश जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ना आपके सामने, इन 5 देशों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। चलो ठीक है।
अब हम बात किस कर रहे हैं यहाँ पे, अजरबैजान की। उसकी कैपिटल आपको बाकू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो अजरबैजान है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूरेशियन एनर्जी कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में, कैस्पियन सी के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ ना अजरबैजान के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं टर्की और पाकिस्तान के साथ। और एक्चुअल में इंडिया और अजरबैजान के बीच में कुछ इश्यूज के कारण भी यही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल आपको याद होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमने यहाँ पे कंडक्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा टेररिज्म जो था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो किया जा रहा था। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्म किया। इस ऑपरेशन सिंदूर को अजरबैजान ने इसका विरोध किया था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जब भारत के साथ यहाँ पे लड़ रहा था ना पिछले साल, तो पाकिस्तान का सपोर्ट एक तो टर्की ने किया था, और टर्की के साथ साथ जो अजरबैजान था ना वो भी यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और उसी टाइम के अराउंड भारत और अजरबैजान के जो रिश्ते थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। 1992 से भारत और अजरबैजान के रिश्ते ठीक रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत अच्छे रहे हैं, हम बोलेंगे ठीक रहे हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर के समय डिसएग्रीमेंट रहा। एंड एट द सेम टाइम एक जो रीजन है ना यहाँ पे, नगोर्नो काराबाख रीजन, ये यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब ये जो रीजन है ना, नगोर्नो काराबाख रीजन जो है, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है। अब पॉइंट पता क्या है कि भारत के जो रिश्ते हैं वो अर्मेनिया के साथ अच्छे हैं, राइट, और अजरबैजान का सपोर्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान करता है। तो इस नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारत और अजरबैजान के बीच में कुछ इश्यूज आए। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम अजरबैजान ने ये भी बोला कि भाई देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर भारत उसकी एंट्री रोक रहा है। तो बहुत सारा दोनों देशों के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे। अब फाइनली दोनों देश मिले हैं बाकू अजरबैजान के अंदर, एंड अब इन्होंने डिसाइड ये किया है कि हम अपने जो भी डिफरेंसेस थे हम उनको यहाँ पे सुलझाएंगे। एंड इसीलिए हमने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को एक तरह से रीसेट किया है, उनकी वापस एक नई शुरुआत की तरफ हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब इसमें ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें हम यहाँ पे और आगे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। बाकी अजरबैजान जो है वो भारत में ऑयल सप्लाई भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी विदेश जो हमारा है उसने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अजरबैजान के अंदर। बाकी दोनों देश कैसे मिलकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन हुआ। आगे जाके इंडिया में भी और डिस्कशंस होंगी, एंड इसके माध्यम से हमारे जो रिश्ते हैं अजरबैजान के साथ वो फ्यूचर में और अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक, अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया के रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ठीक है, ये लोकेशन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले चलो एक बार मैं आपको ना ये बता देता हूँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप लोगों ने 100% ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में आ चुका है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पता क्या है, देखो एक यहाँ पर आपको ना, यहाँ पर इस साइड से यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको पैसिफिक प्लेट आपको देखने को मिलेगी, और इधर से आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बाकी और भी बहुत सारी माइनर प्लेट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो प्लेट्स है ना ये आपस में मोस्टली यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं। कोलिजन के साथ जो प्लेट्स हैं फिर वो नीचे जाती हैं, उससे एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने से वहां पर आपको अर्थक्वेक और आपको वॉल्केनिक eruptions यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो पूरा ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ना, ये दरअसल में बहुत ही ज्यादा नोन है फॉर इट्स अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक eruptions। इसमें इंडोनेशिया आ गया, जापान आ गया, फिलीपींस आ गया, और अमेरिका के अलग अलग वेस्टर्न कोस्ट का जो हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत सारे देश इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन्हीं सब में अभी एक 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आपको देखने को मिला इंडोनेशिया में। अब यहाँ पर एक सी के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, दैट इज मोलुका सी। ठीक है, यहाँ मोलुका सी में यहाँ पर ये अर्थक्वेक आया है सुलवेसी एंड मलुकू आइलैंड के बीच में। ठीक है ना, तो ये लोकेशन जो है ना थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस सी के रिगार्ड बारे में, जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बाकी तो देखो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सुनामी वेव्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड करी गई बाद में, बट उसकी वार्निंग यहाँ पे हटा दी गई थी। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड आपका जो इंडोनेशिया के अंदर जो लोकेशन है मोलुका सी, ये आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। दोस्तों अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुण्यतिथि थी, तो इस टाइम के ऊपर लोगों ने इनको याद किया। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जानने की चीज़ें कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि मराठा अंपायर के फाउंडर के तौर के ऊपर हम इनको जानते हैं, और इनकी जो मिलिट्री एक्सेलेंस थी वो बहुत ही शानदार थी। इनफैक्ट ना ये नेवी के तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, एंड इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी अक्सर हम यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी नेवल पावर यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, जो इन्होंने कोस्टल फोर्ट्स बनाए थे, वो बहुत ही शानदार थे। अब कुछ इनके बारे में और फर्दर हम जानते हैं। जैसे इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी फोर्ट 1630 में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता जी का नाम था जीजाबाई। अपनी मदर से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे ब्रेवरी, अपना धर्म, धर्म का मतलब होता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, वो इन्होंने अपनी माता जी से सीखी। एंड साथ साथ जो दादोजी कौंडेद्यू, उन्होंने यहाँ पे इनको ट्रेन किया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, रेवेन्यू सिस्टम के अंदर। केवल 16 साल की उम्र में इन्होंने तोरना फोर्ट जो है उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वहीं से ही बीजापुर सल्तनत के अगेंस्ट इनकी जो एक्सपेंशन थी उसकी स्टार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 1674 में इन्होंने यहाँ पे स्वराज एस्टेब्लिश किया, ठीक है। रायगढ़ फोर्ट में इनको छत्रपति क्राउन किया गया। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये ना दरअसल में गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटजी में बहुत ही माहिर थे। देखो गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई किस जगह में पहाड़ी एरिया है, वहां पर एक बहुत ही छोटी सी टुकड़ी एक बहुत बड़ी आर्मी को कई बार हरा देती है, और उसके पीछे रीजन रहता है गुरिल्ला वारफेयर का, कई बार छुप के अटैक करना। तो लोकल जो ज्योग्राफी होती है उसकी जानकारी होने की वजह से क्या होता है ना, उसको बड़ी एक आर्मी को भी आपका हराया जा सकता है। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि बड़ी बड़ी मुगल आर्मी थी, बड़ी बड़ी बीजापुर आर्मी थी, उनको इसी गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक से यहाँ पे हराया, जिसको हम गानमी कावा के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। बाकी नेवल पावर मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इनका जो गवर्नेंस सिस्टम था बहुत ही शानदार था। अष्टप्रधान काउंसिल थी वहाँ पे, रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन्होंने लेकर आए। एंड इसके साथ साथ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में इन्होंने जीत प्राप्त की, बैटल ऑफ सरहेर में अंदर जीत प्राप्त की, जिस वजह से मराठा पावर और भी ज्यादा यहाँ पे बड़ी हो पाई। तो आज के समय में भी यहाँ पे ब्रेवरी के तौर के ऊपर, गुड गवर्नेंस के तौर के ऊपर हम यहाँ पे इनको रिमेंबर करते हैं। एंड इन्होंने अपना हमेशा बात करी इंक्लूसिव गवर्नेंस की। इनकी जो आर्मी थी उसमें अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक धर्म के लिए काम किया, नहीं, सबके लिए यहाँ पे इन्होंने काम किया। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी, कि आम लोगों के पास या फिर नीचे के लोगों के पास भी यहाँ पे पावर होनी चाहिए, ऐसा इनका यहाँ पे मानना था। तो ये कुछ बातें हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग कॉपर इकोनॉमी। देखो इस साल ना 2026 में कॉपर के जो दाम है वो काफी तेजी से नीचे आए हैं। इसका रीजन क्या है, देखो अभी जो यहाँ पे युद्ध चल रहा है उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें हमें आप देखने को मिल रहा है, और क्लियरली ये दिखा रहा है कि आज के समय इसकी जो डिमांड है वो काफी कम हो रही है। तो थोड़ा सा कॉपर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो कॉपर नॉन फेरस होता है, नॉन फेरस मतलब आयरन बेस नहीं होता इसका, और यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी खासी होती है, इसीलिए इसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों शानदार होती है, यानी कि हीट एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इसका यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। अब होता तो ये सॉफ्ट है, प्लस एट द सेम टाइम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज इट इज मेलेबल एज वेल एज डक्टाइल। जब मैं बात करता हूँ ना मेलेबल की, तो एक एलिमेंट अगर मेलेबल है इसका मतलब ये है कि उसको आप लोग थिन शीट्स के अंदर उनको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, उनको हैमर किया जा सकता है। जब मैं बात करता हूँ वर्ड डक्टाइल की, इसका मतलब है कि उनको वायर्स के अंदर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल करना है, वो इसीलिए आप कर पा रहे हो क्योंकि वो डक्टाइल है, ठीक है। मेलेबल का मतलब क्या होता है, उसकी रीशेपिंग की जा सकती है, उसको कंप्रेस करके आप उसकी शेप बदल सकते हो, तो इसीलिए ये फायदे होते हैं आपके कॉपर के। बाकी इसको रिसाइकल भी आराम से आप कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम इसलिए इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है ना, थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, इसलिए केबल्स में, वायरिंग में, माइक्रो सर्किट्स में, पावर ग्रिड्स में इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, प्लम्बिंग, फिटिंग, रूफ, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों के अंदर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल हो जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ब्रास, ब्रास कैसे बनता है, ये ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का आपको अलॉय देखने को मिलेगा। वेरस जब मैं बात करता हूँ ब्रोंज की,
तो ब्रोंज जो होता है वो कॉपर के साथ साथ जो टिन का होता है ना, इनका मिक्स करके आपका जो अलॉय होता है वो आपको ब्रोंज देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी कॉपर का इस्तेमाल होता है। बाकी क्वाइंस, आपके जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, उनके लिए भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जाता है। अभी चिली जो है उसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं दुनिया भर के अंदर, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, पेरू, रशिया एंड यूएसए। भारत के अंदर बात करें तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश जो हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व्स की, अगर प्रोड्यूसर्स की बात करूंगा तो वहां मध्य प्रदेश टॉप पे है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। रिजर्व्स होना अलग बात है, प्रोड्यूसर होना अलग बात है, ठीक है ना। तो भारत आज के समय इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, और इसीलिए भारत को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। हम कॉपर को रिसाइकल करते हैं ताकि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो पाए। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चिली से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इन देशों से मेजरली यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हमें देखने को मिलती है ना, वो ये है कि कॉपर ना दरअसल में इकोनॉमी कैसी चल रही है उसका इंडिकेटर है। कहने का मतलब देखो, अगर कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं ना, कॉपर की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही हैं। मैंने अभी आपको बताया ना यार, देखो कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है ना, आप केबल की बात करो, वायरिंग की बात करो, पावर ग्रिड्स की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, सब जगह कॉपर का इस्तेमाल होना है। तो अगर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही हैं। पर जब ऐसा होता है कि कॉपर के दाम कम हो रहे हैं, कॉपर की डिमांड कम हुई है, तब कहीं ना कहीं दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें चीज़ों का आइडिया यहाँ पे मिल जाता है। बट आज के समय के ऊपर कुछ कॉपर के सब्स्टिट्यूट्स भी आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का भी आजकल पावर केबल्स, रेडिएटर्स, कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो उसकी वेट कम है, उसके खर्चा भी कम आता है एल्यूमिनियम का। तो कॉपर को ऑप्टिकल फाइबर से भी रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि देखो ऑप्टिकल फाइबर जो है, आप सब लोगों ने सुना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। तो और ऑप्टिकल फाइबर की जो डेटा ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा होती है। तो ये कॉपर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बाय ऑप्टिकल फाइबर्स। बाकी प्लम्बिंग के अंदर भी प्लास्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर की डिमांड थोड़ी यहाँ पे कम हो रही है, और इसीलिए 2026 के अंदर प्राइसेस भी कम हुए हैं। उसमें वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस था उसने मेजर रोल प्ले किया है, पर बाकी और रीजंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है आईएनएस रिद्धमान के रिगार्डिंग। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आराम से इसको समझना, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट अगर आप थोड़ा अच्छे से समझोगे तो चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आएंगी। देखो सबसे पहले ये वर्ड समझो, SSBN। व्हाट इज SSBN? शिप समर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स। अब देखो सबमरीन्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। सबमरीन का फायदा क्या होता है? सर सबमरीन जो है ना वो पानी के नीचे होती है। पानी के नीचे होने की वजह से क्या होता है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पानी के नीचे है ना, तो डिटेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। अब पॉइंट बता क्या है, ये जो सबमरीन्स होती हैं, एक तो होती हैं जो आपकी न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलें, और एक होती हैं जो आपकी डीजल वगैरह से चलती हैं। अब फर्क पता क्या है, जो आपकी न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलने वाली सबमरीन्स होती है ना, उनमें फायदा यही है कि ये बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। मतलब इनको ऊपर आने की जरूरत नहीं है पानी से, कई कई महीनों तक बिना पानी के ऊपर आए ये काम कर सकती हैं। जो डीजल प्रोपल्शन वाली सबमरीन्स होती हैं, उनमें दिक्कत यही होती है कि उनको बार बार ऊपर आना पड़ता है पानी से, जो कन्वेंशनल डीजल इंजन से चलती हैं। अब तो फायदा किसमें है? फायदा तो आपकी सर न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाली में ही है, राइट। तो यही है आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर से यहाँ पे चलती हैं, लंबे समय तक बिना यहाँ पे रिफ्यूल किए हुए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनमें क्या होते हैं, इनमें बैलिस्टिक मिसाइल ये कैरी करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का फायदा क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल लंबे डिस्टेंस के ऊपर अपने उनको फायर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आप किसी दूर वाले मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल वाले को भी आप यहाँ पे हिट कर सकते हो। बाकी इनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है। स्टेल्थ मतलब डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी के नीचे काम करती है ना, तो इनको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं। तो इनके फायदे क्या हैं कि लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कर पाएंगी, हिडन रहेंगी पानी के नीचे, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है इनकी, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लंबे समय तक यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, कहीं पर पेट्रोलिंग करनी है तो वो सारे काम यहाँ पे इसके द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात पता क्या है, भारत ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसको इंडक्ट कर लिया है, जिसका नाम क्या है? आईएनएस अरिधमान। ऑलरेडी हमारे पास दो थी, दैट इज आईएनएस अरिहंत, जिसको कि हमने 2016 के अंदर, और आईएनएस अरिगा जिसको हमने लोगों ने 2024 के अंदर यहाँ पे कमीशन किया था। एक चौथी भी हम यहाँ पे
जो SSBM दैट इज शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन, उसको यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर जब वो भी आ जाएगी तो उसमें और भी ज़्यादा हमारी जो K4 मिसाइल्स हैं हम उनको कैरी कर पाएंगे। अब रही बात INS अरिधमान की, ये अपने आप में 7000 टन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया, राइट। इसमें लगभग 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब्स हैं, जो कि इसके प्रेडिसेसर INS जो आपने अरिहंत और अरिघात देखा उससे लगभग डबल इसकी यहाँ पे आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी K15 सागरिका जो मिसाइल्स हैं वो हैं, जिसमें रेंज 700 किलोमीटर होती हैं। K4 आपके पास है जिसकी आपकी लगभग 3500 किलोमीटर की आपको रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही पावरफुल मिसाइल के साथ इसको यहाँ पे हमने कैरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे ये रह सकती हैं, दैट इज देयर मेन बेनिफिट। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें तो अब भारत क्या हो चुका है, भारत ने अपनी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग कर ली है, क्योंकि जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, इनके पास जैसे एक फुल्ली ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्राइड है ना, तो भारत के पास भी अब ये है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, भारत ने जो न्यूक्लियर ट्राइड था, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर ट्राइड का अर्थ होता है कि अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल को अलग अलग जगह से लॉन्च कर पाओ, मतलब हवा से भी, जमीन से भी और पानी से भी, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। अब भारत का वैसे अगर हम बात करें ना, तो भारत का न्यूक्लियर ट्राइड 2018 में ही कंप्लीट हो गया था, जब भारत ने INS अरिहंत को यहाँ पे उसका टेस्टिंग की थी ना, तो उस टाइम के ऊपर ही भारत के पास कैपेबिलिटी है कि हम जमीन से भी, हवा से भी और पानी से भी, यहाँ पर सब जगह से हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरली आप नोटिस कर पाओगे, जैसे हमारे पास लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, एयर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स हैं, और ऐसे ही हमारे पास सी बेस्ड सिस्टम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, जैसे सी से INS अरिहंत हो गया, एयर से आपका मिराज 2000, ठीक है, 2000 सुखोई 30 MKI हो गया, अग्नि सीरीज मिसाइल है जहाँ लैंड से आप किया जा सकते हैं। तो भारत का न्यूक्लियर ट्राइड ऑलरेडी कंप्लीट था। अब यहाँ पे INS अरिधमान से आने से यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथनिंग है आपको और ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, दैट इज सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इससे भारत की गारंटी होती है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या, देखो मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए कि जितने भी हमारे लैंड से हम लोग जो फायर कर सकते थे, अगर वो सारे सारे दुश्मन डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो भारत तब भी उसके माध्यम से आराम से स्ट्राइक कर पाएगा। ये होता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब देखो, डेफिनेटली भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, और भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बात करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, कि हम किसी के ऊपर हम यहाँ पे पहले इस्तेमाल इसका नहीं करते, पर अगर किसी ने भारत के ऊपर इस्तेमाल किया तो हम ऐसा अटैक करेंगे कि वो फिर दुश्मन देश यहाँ पे बहुत पछताएगा, राइट। तो भारत बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ये INS अरिधमान के आने से भारत की जो पोजीशन है दुनिया के अंदर वो और ज़्यादा यहाँ पे सॉलिडिफाई होती है। तो ये कुछ बातें थी INS अरिधमान के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। एंड जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, और कैटेगरी 2 ही है ये, सो दैट इज बाय दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। INS तारागिरी की बात करें तो देखो, ये कोई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं है, गलत है ये दरअसल में आपकी एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट मैंने आपको बताया था, छोटी शिप्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, भारतीय नेवी की नीलगिरी क्लास को ये बिलोंग करती है INS तारागिरी। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जी की बात करें तो बुद्धिस्ट आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि जो मॉडर्न इंडियन आर्ट है ना, उसके पाइनियर के तौर के ऊपर इनको जाना जाता है। केरला से ये 19th सेंचुरी के बहुत फेमस पेंटर हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।